वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो ना? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने रक्तदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो रक्तदान के बारे में मैंने आपको यह बताया था, रक्तदान जो सबसे पहले किया गया था वो घोड़ों से और एक 15 वर्षीय बालक के अंदर किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये एक डॉक्टर थे, ठीक है, जिनका नाम था डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये किया गया था सन 1667 ईस्वी में। तो इसके बाद हमने पढ़ा था कि रक्तदान का महत्व। ठीक है, तो रक्तदान क्यों करना चाहिए? जैसे कि चोट वगैरह लग जाती है, ठीक है, हीमोफीलिया वगैरह रोग हो जाता है, हमारे शरीर में खून की कमी आ जाती है। तो मेन जो पॉइंट बनता है कि जो रक्तदान यानी कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो आवश्यकता होती है वो इसी कारण होती है कि हमारे शरीर में जब खून की कमी आ जाती है, ठीक है, तो रक्तदान की बहुत आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया था किस प्रकार से रक्तदान है वो किया जाना चाहिए। इसमें मेन बात आपको ये याद रखनी होती है कि जो रक्त समूह होते हैं यानी कि ब्लड ग्रुप होते हैं उनका मैच होना चाहिए, इसके साथ साथ आरएच कारक का भी मैच होना चाहिए। और इसमें जो आगे बात आती है कि इसमें आता है कि रक्त का प्रॉपर संग्रहण करना चाहिए, यानी कि प्रशीतन माध्यम में इसको रखना चाहिए, ठंडे माध्यम में रखना चाहिए। मैंने आपको बताया था 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर इसको रखना चाहिए। इसमें रखने से क्या होता है, जो जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह होते हैं इसके साथ साथ जो कोशिकाओं की गति होती है वो भी धीमी पड़ जाती है और जीवाणु अपनी वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो जब किसी को ब्लड डोनेट करना होता है यानी कि रक्त देने वाला और जब किसी मरीज को जो रक्त चढ़ाया जाता है उस समय जो दोनों स्थितियों में यह सब कुछ चिकित्सक यानी कि डॉक्टर की निगरानी में ये करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको रक्तदान के बारे में बताया था। ठीक है, रक्तदान की आवश्यकता और रक्तदान की सावधानियों के बारे में बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि रक्तदान के समय असावधानी होने से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया अपने रक्तदान वाला। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो रक्त समूह होते हैं उनकी आनुवांशिकता के महत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आनुवांशिकता से मैंने आपको पहले बता रखा है कि मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम दिए थे और उसने बताया था कि जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतर होते हैं। इसी प्रकार से जो रक्त समूह होते हैं वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। और इसी आधार पर मेंडल के नियमों के अनुसार हम आज पढ़ने वाले हैं रक्त समूह की आनुवांशिकता के बारे में। ठीक है, तो आप देखिए और बोर्ड पे ध्यान दीजिए। चैप्टर नंबर 4 आपका चल रहा है जिसका नाम है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। ठीक है, तो आज आपकी ये लास्ट क्लास है चैप्टर नंबर 4 की। इसमें सबसे पहले मैंने प्रतिरक्षा के बारे में बताया था, फिर आपको रक्त समूह के बारे में बताया था। तो रक्त समूह है ये अभी आपका टॉपिक है वो चल रहा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त समूह की आनुवांशिकता का महत्व, ये आज का टॉपिक है। ठीक है, तो मैंने आपको जो ब्लड ग्रुप बताए थे, ब्लड ग्रुप ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं एबीओ सिस्टम के अंदर। एबीओ थोड़ा दूर लिख देता हूं, एबीओ सिस्टम के अंदर आते हैं यानी कि एबीओ समूहीकरण के अंदर आते हैं। इसकी खोज के बारे में मैंने आपको बताया था, किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो एबीओ सिस्टम होता है ये 3 विकल्पियों पर आधारित होता है। कितना? 3 विकल्पियों पर, 3 विकल्पियों पर आधारित होता है। और ये तीनों विकल्पी होते हैं इस एबीओ रक्त वर्ग को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। ठीक है, और ये 3 विकल्पी होते हैं, ये एक जीन के भाग होते हैं। किसके? एक जीन के भाग होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये तीनों विकल्पी कौन कौन से हैं। तीनों विकल्प देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में जो आरबीसी पाई जाती है उन आरबीसी की सतह पर कौन कौन से प्रतिजन पाए जाते हैं? प्रतिजन ए और प्रतिजन बी पाया जाता है। ठीक है, तो इसी आधार पर 3 विकल्प देख लीजिए, आई ए, आई बी और आई ओ। ये 3 विकल्पी होते हैं रुधिर वर्ग के। ठीक है, और ये एक जीन के भाग होते हैं। इसमें जो I0 होता है, I0 इसको हम स्मॉल आई से भी डिनोट कर सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो जो I0 वाला जो लक्षण होता है ये अप्रभावी होता है। ये कैसा होता है? अप्रभावी विकल्पी होता है। ठीक है, और बाकी की आई ए और आई बी ये दोनों कैसे रहते हैं?
ये प्रभावी रहते हैं। तो इसी आधार पर, ठीक है, जैसे प्रतिजन होते हैं, प्रतिजन कौन सा प्रतिजन, ए प्रतिजन है, तो इस ए प्रतिजन के जो विकल्पी होंगे वो होंगे आई ए, और जो प्रतिजन बी है इसके विकल्प होंगे आई बी, ठीक है। और जो ओ यानी कि I0 वाला जो अप्रभावी जीन होता है, ये किसी भी प्रतिजन के निर्माण में भागीदार नहीं होता है, ठीक है। अब इसी आधार पर इन जीन विकल्पियों के आधार पर जो रक्त वर्ग हैं, रक्त वर्ग, इन रक्त वर्गों के 6 जीन प्रारूप बताए गए हैं। कितने जीन प्रारूप बनते हैं? 6 जीन प्रारूप बनते हैं, 6। अब कौन कौन से जीन प्रारूप बनते हैं? जीन प्रारूप देख लीजिए आप, मैं यहां पर लिख देता हूं रक्त समूह, और यहां पर लिख देता हूं जीन प्रारूप। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप, और जीन प्रारूप को इंग्लिश में कहा जाता है जीनोटाइप, ठीक है। एक टेबल बनवा देता हूं, तो ये टेबल बन गई, ठीक है। तो रक्त समूह हो गया ए, रक्त समूह हो गया बी, और रक्त समूह हो गया ओ से पहले लिख लीजिए ए बी, और इसके बाद लिख लीजिए ओ। नीचे दिख रहा है ना आपको, यहां पर दिख रहा है ना, ठीक है। तो अब देखते हैं रक्त समूह ए में कौन कौन से जीन प्रारूप पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था ए होता है, ए में ये विकल्पी पाया जाता है आई ए प्रकार का, ठीक है। तो एक जीन प्रारूप में 2 युग्म विकल्पी होते हैं। तो ए में कौन कौन से युग्म विकल्पी पाए जाएंगे? आई ए और आई ए। तो ये तो होता है समयुग्मजी होता है, प्रभावी होता है। इसी के साथ साथ इसमें दूसरा जीन प्रारूप भी पाया जाता है, कौन सा? आई ए और I0, ठीक है। तो आई ए और आई ए का मतलब होता है ए रुद्रवर्ग हो गया यानी कि ब्लड ग्रुप, इसमें कौन सा ए, क्योंकि ए प्रभावी है, और आई ए और I0 में भी ए ही प्रभावी है। तो यहां पर प्रभावता का नियम लागू होता है, और जो ब्लड ग्रुप बनता है वो बनता है ए प्रकार का, ठीक है। तो इस प्रकार से ए में 2 हो गए, बी में भी 2 होते हैं, आई बी और I0। इसी प्रकार से ए बी में होते हैं आई ए और आई बी, और ओ में पाया जाता है I0 और I0 प्रकार का युग्म विकल्पी, ठीक है। इस I0 को और I0 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, स्मॉल आई और स्मॉल आई, ठीक है। यहां पे भी मैंने जो I0 लिखा है इसकी जगह में ऐसे भी लिख सकता हूं आई ए और I0 स्मॉल में, ठीक है। तो यानी कि जो I0 है, ठीक है, इसको हम स्मॉल आई से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो आपको ये समझने वाली बात है। ए में कितने हो गए? 1 और 2, 3 और 4, और ये 5वां और ये 6वां हो गया। तो इस प्रकार से इन ए बी और रुद्रवर्ग में 6 प्रकार के जीन प्रारूप पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो रक्त समूह की आनुवंशिकता है, इसका महत्व क्या है और इसके अनुप्रयोग क्या है। क्या देखेंगे अनुप्रयोग के बारे में, कि इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये आधारित है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम पर। मेंडल के जो आनुवंशिकता के जो नियम है, के नियम, इन नियमों पर जो महत्व है और इसके अनुप्रयोग हैं वो इसके आधारित हैं, ठीक है। तो इसके अनुप्रयोग देख लीजिए कि रक्त समूह की आनुवंशिकता यानी कि रक्त समूह का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, इससे क्या फर्क पड़ता है और इससे हमें क्या फायदा होता है, इसका उपयोग कहां पर किया जा सकता है, उसी को कहा जाता है अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इसका जो पहला अनुप्रयोग है, जो मेन जो अनुप्रयोग है यानी कि मुख्य जो इसका जो उपयोग होता है, इसकी सहायता से पैतृक संबंधी विवादों का निपटारा किया जा सकता है, विवादों का हल निकाला जा सकता है, ठीक है। पैतृक संबंधी विवाद जैसे कोई एक बच्चा मिला, जैसे हमें कोई एक छोटा बच्चा मिला, ठीक है, कहीं रोड पे पड़ा हुआ हमें छोटा बच्चा मिला, यानी कि ठीक है जिंदा बच्चा है, छोटा बच्चा मिलता है और हम आते हैं और ये हल्ला करते हैं कि भाई ये बच्चा किसका है। तो 2 दंपत्ति आके खड़े हो जाते हैं, पहले वाले जिसमें क्या होगा, एक तो पुरुष होगा और एक महिला होगी, यानी कि एक जोड़ा होगा, ठीक है। और दूसरे दंपत्ति में भी एक पुरुष होगा और एक महिला होगी, ये भी एक जोड़ा होगा, ठीक है। तो ये दंपत्ति कहते हैं कि भाई ये बच्चा मेरा है, और ये दूसरा दंपत्ति है ये भी कहता है भाई ये बच्चा मेरा है, ठीक है। तो इस रुद्र वर्ग की जो आनुवंशिकता है, इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि ये बच्चा किसका होगा,
ठीक है, तो ये किसको बताता है, ये पैतृक संबंधित क्या बताता है, संभावनाओं को बताता है, संभावनाओं। इसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये संभावना बताता है, यानी कि इसके आधार पर हम तय कर सकते हैं कि जो ये बच्चा होगा ये इस दंपत्ति का होगा या इस दंपत्ति का होगा। सिर्फ संभावना बताता है, यानी कि 100% गारंटी नहीं लेता है। यानी कि जो रुधिर वर्ग की जो आनुवंशिकता है उससे सिर्फ संभावना व्यक्त की जा सकती है कि भाई जो बच्चा है 50% इनका है, 50% इनका है, ये भी हो सकता है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि भाई 75% इनका है और 25% इनका है। इसका मतलब संभावनाओं के आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि ये बच्चा किसका होने वाला है। तो ये होता है पैतृक संबंधी मामलों का हल निकालना, ठीक है। और जो इसका जो दूसरा अनुप्रयोग है, दूसरा अनुप्रयोग होता है रक्तदान में। मैंने इसके बारे में आपको अच्छे से बताया। इसका जो तीसरा अनुप्रयोग है वो एक तो होता है जो रुधिर जो लयनता होती है, लयनता। तो रुधिर लयनता का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ऐसा ब्लड ग्रुप किसी के अंदर चढ़ा दिया जाए कि उसके अंदर सामने वाले व्यक्ति की बॉडी में क्या बन जाए, प्रत्यक्षी बन जाए। तो प्रत्यक्षी क्या करेंगे, आने वाले प्रचलन को खत्म करने के लिए आरबीसीओं को आपस में चिपका देंगी, उनको नष्ट कर देंगी। तो जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस वाली कंडीशन होती है उसके बारे में भी इसमें पहले पता लगाया जा सकता है। यानी कि रुधिर लयनता और इसके साथ साथ जो गर्भ रक्ताणु पूरकता होती है तो उसके बारे में भी पहले से पता लगाया जा सकता है। और जो हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया, इस हीमोफीलिया के रोग के इलाज में भी ये आनुवंशिकता है, जो रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। कैसे होती है, क्योंकि हीमोफीलिया रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए एक जीन जिम्मेदार होता है। क्योंकि ये हीमोफीलिया रोग है, ये भी क्या है, आनुवंशिक रोग होता है, ठीक है, आनुवंशिक रोग होता है। और इस रोग का जो जीन होता है, जो हीमोफीलिया वाला जीन होता है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, यानी कि माता पिता से ये बच्चों में हो सकता है। तो रुधिर वर्ग के आधार पर हम तय कर सकते हैं कि जो हीमोफीलिया का जीन है वो आगे जाएगा या नहीं जाएगा, या कितने बच्चों में जा सकता है और कितने बच्चों में ये नहीं जा सकता। तो इसकी भी क्या होती है, संभावनाओं के आधार पर तय किया जा सकता है और उनका इलाज किया जा सकता है पहले ही, ठीक है। तो ये होता है रक्त समूह की आनुवंशिकता, और आनुवंशिकता के अनुप्रयोग हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि पैतृक संबंधी विवादों का हल किस प्रकार से किया जाता है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं दो दंपत्ति ले लेता हूं, मैं एक बालक ले लेता हूं। मैंने यहाँ पर एक बालक लिया था, ठीक है, लेकिन इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था कौन सा ब्लड ग्रुप का है। एक दंपत्ति ये ले लेते हैं, एक दंपत्ति ये लेते हैं, ठीक है। और बालक का ब्लड ग्रुप हमें पता चल जाता है कि बालक का ब्लड ग्रुप जैसे बी है, ठीक है। और जो इस दंपत्ति के जो ब्लड ग्रुप ये भी दे रखे हैं, इस दंपत्ति के भी ब्लड ग्रुप दे रखे हैं। तो इनके आधार पर हम तय करेंगे कि जो बालक होगा वो इस दंपत्ति का होगा या फिर इस दंपत्ति का होगा, यानी कि किसका बालक होने वाला है, ठीक है। तो यह है मेंडल की आनुवंशिकता का एक अनुप्रयोग है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसका नाम है पैतृक संबंधी विवादों का हल करना। तो किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ओके। तो अब हम देखते हैं जो पैतृक संबंधित मामलों को किस प्रकार से मामलों को हल करना, उनके विवादों को हल करना किस प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक बच्चा लिया, एक छोटा बच्चा लिया, ठीक है, ये छोटा बच्चा हो गया, ठीक है। इसका ब्लड ग्रुप मुझे पता है, मैंने चेक करके देख लिया, इसका खून चेक करके देख लिया, इसका ब्लड ग्रुप है बी। ये क्या है, रक्त समूह है, ठीक है, क्या है, बी क्या है, रक्त समूह है, रक्त समूह, ठीक है। एक दंपत्ति आती है, दंपत्ति जिसमें एक पुरुष होता है, पहली दंपत्ति है, एक इसमें महिला होती है, ठीक है। एक दूसरी दंपत्ति है, फिर से ये दूसरी दंपत्ति हो गई, इसमें भी एक पुरुष है और एक महिला है, ठीक है। तो ये दोनों दंपत्ति कहती है कि भाई ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। तो हमको ये चेक करना है कि ये दंपत्ति का, किस दंपत्ति का ये बच्चा होने वाला है। तो इस पुरुष का जो ब्लड ग्रुप दे रखा है वो दे रखा है ओ प्रकार का दे रखा है, ठीक है। और इसके जो जीन प्रारूप हैं, ओ के जीन प्रारूप I0 और I0, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को स्मॉल आई, इस तरीके से, ठीक है। और महिला है, इसका जो ब्लड ग्रुप दे रखा है वो दे रखा है AB प्रकार का, क्या दे रखा है, AB ब्लड ग्रुप दे रखा है, यानी कि रक्त समूह दे रखा है। तो इसका जो जीन प्रारूप होने वाला है वो होगा IA और IB। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टेबल बनवाई थी, ठीक है। दूसरा दंपत्ति है, इसका जो ब्लड ग्रुप दे रखा है उसका तो दे रखा है A, ठीक है। इसके जो जीन प्रारूप होने वाले हैं ए का जो जीन प्रारूप होने वाला है वो होगा IA और IA प्रकार का,
ठीक है। और जो महिला है इसका जो ब्लड ग्रुप दे रखा है, रक्त समूह दे रखा है बी, और जो इसका जो लिया गया है यहाँ पर जो जीन प्रारूप वो लिया गया है IB और I0। अब आप सोचते हो कि मैंने यहाँ पर IA और IA ही क्यों लिया, इसका जो दूसरा जीन प्रारूप होता है A वर्ग का वो होता है IA और I0। इसी तरह से जो B का जो होता है वो होता है IB और I0, ये भी होता है, ठीक है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इन जीन प्रारूप के आधार पर, यानी कि IA और IA और B में जो जीन प्रारूप हमने लिया है, ऊपर वाला लिया है IB और I0 वाला, ठीक है। अच्छा यहाँ पे B है, क्योंकि B का जीन प्रारूप IB भी होता है और IB I0 भी होता है, ठीक है। तो जो मैंने महिला का यहाँ पर जो जीन प्रारूप लिया है वो लिया है IB और I0 वाला, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इनके बीच क्रॉस करवा के देखते हैं, यानी कि मेंडल के जो आनुवांशिकता के नियम थे, अब उनके आधार पर हम देखते हैं कि जो माता पिता हैं, इन माता पिता से जो संतति पैदा होगी या संतान पैदा होगी उनमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप बनेंगे। उनके आधार पर हम तय करेंगे कि ये बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप B है, ये कौन सी दंपत्ति का होने वाला है, कौन से जनक का होने वाला है। हमने नाम दिया है 1 और नाम दिया है 2, ठीक है। तो मेंडल के नियम अनुसार आ जाइए, फिर लिख देते हैं मेंडल के नियम अनुसार। मेंडल ने क्या बताया था, हमको क्या करवाना है, युग्मक जनन करवाना है भाई, युग्मक जनन। तो युग्मक जनन के लिए एक तो क्या होना चाहिए, नर होना चाहिए और एक होनी चाहिए मादा। तो नर में तो यहाँ पे पुरुष है क्योंकि पुरुष नर ही होते हैं, ठीक है। मादा यानी कि महिला है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखी है हमको, जो जीन प्रारूप दे रखे हैं वो दे रखे हैं पुरुष के। पहली वाली दंपत्ति में हम चेक करें, पहली दंपत्ति में हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, पहली दंपत्ति में। तो पुरुष का जो जीन प्रारूप दे रखा है O वर्ग के हिसाब से I0 दे रखा है, और जो महिला का जो जीन प्रारूप दे रखा है AB दे रखा है, AB वर्ग का जीन प्रारूप हो गया IA और IB, ये जीन प्रारूप दे रखे हैं, ठीक है। तो इनसे हम क्या करेंगे, युग्मक का निर्माण करेंगे। तो पहले जो युग्मक बनेगा इनसे, इससे बनेगा I0 और इससे बनेगा I0। महिला से युग्मक बनेगा IA और इससे बनेगा IB, ठीक है। अब इनके बीच में क्या करवाते हैं, हम संकरण करवाते हैं, यानी क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, तभी तो बच्चा पैदा होता है आगे। तो यहाँ पे जो संकरण करवा रहे हैं वो किसका करवा रहे हैं, रुद्र वर्ग का संकरण करवा रहे हैं, ठीक है। तो मैं चक्रबोर्ड बना देता हूँ, मैंने आपको चक्रबोर्ड की सहायता से पहले भी बताया था और मैं आपको डायरेक्ट भी क्रॉस करके बता दूंगा एक बार, ठीक है। ये बहुत आसान होता है समझना। ऊपर ले लेते नर ले लो, चाहे मादा ले लो, नीचे नर ले लो, यहाँ पर मादा ले लो, ठीक है। तो नर युग्मक कौन कौन से, I0 और I0। मादा युग्मक हैं IA और IB, ऊपर लिखते हैं इनको, ठीक है, IA और IB। अब भाई फटाफट क्रॉस करवाओ, इन दोनों का क्रॉस होगा तो बनेगा IA I0, इसका क्रॉस बनेगा तो बनेगा IB I0 का क्रॉस IA से होगा तो बनेगा IA I0, और I0 का क्रॉस होगा IB से बनेगा तो बनेगा IB और I0, ठीक है। तो यहाँ कितने प्रकार के मिले हमें, यहाँ पे मिलते हैं हमें IA मिलता है, I0 मिलता है, ठीक है, फिर मिलता है IB मिलता है, I0 मिलता है, बाद में फिर से IA I0 और IB और I0। तो हमें 4 प्रकार के रक्त समूह मिलते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, यानी कि ये दोनों तो एक जैसे होते हैं और ये दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो IA और I0 को क्या लिखा जाता है, ये कौन से वर्ग में आएगा, ये आएगा A वर्ग में, यानी कि इसका जो ब्लड ग्रुप होगा, रक्त समूह होगा वो तो होगा A। IB और I0 में क्या था, 0 वाला जो होता है वो तो अप्रभावी कारक है, तो ये तो अपना लक्षण दिखाएगा नहीं, ठीक है। तो कौन सा दिखाएगा, B वाला दिखाएगा, तो यानी कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, इसका ब्लड ग्रुप होगा B। इसमें IA I0 है, I0 फिर से अप्रभावी है, तो इसका ब्लड ग्रुप होगा A, और IB I0 का ब्लड ग्रुप होगा B। तो हमें क्या दिख रहा है कि हमें जो 2 बच्चे पैदा हुए हैं उनका जो ब्लड ग्रुप है वो तो है B, और जो 2 बच्चे पैदा हुए हैं इनका ब्लड ग्रुप है A। यानी कि स्थिति बनती है कि 50% तो ब्लड ग्रुप हो गया A और 50% ब्लड ग्रुप हो गया B का। यानी कि संभावना बनती है कि जो ये बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप B है वो इस दंपत्ति का हो सकता है, क्योंकि इसमें भी B ब्लड ग्रुप वाले बच्चे पैदा हुए हैं। कितने हुए हैं, 2 बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है।
और ए वाले पैदा हुए हैं, तो ए से तो हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बच्चा बी प्रकार का है, बी ब्लड ग्रुप वाला है, बी रक्त समूह वाला है, तो इस दंपत्ति से भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी बी रक्त समूह वाले होते हैं। तो इससे संभावना बन सकती है कि ये बच्चा इसका हो सकता है, ठीक है, इस दंपत्ति का हो सकता है। क्योंकि अभी तक तो क्या हमने दूसरी दंपत्ति की तो बात ही नहीं की है। तो अब हम जाते हैं दूसरी दंपत्ति की तरफ। तो मैं एक काम करता हूं, ये वाला यहां से हटा देता हूं, ठीक है, ये भी यहां से हटा देता हूं, बाद में बता दूंगा। तो अब हम दूसरी दंपत्ति पे आते हैं। इसका जो पुरुष है दूसरी दंपत्ति का, अच्छा दूसरी दंपत्ति भी हटा दी क्या, चलो मैं दूसरी दंपत्ति यहां पे लिख देता हूं, दूसरी दंपत्ति, ठीक है। इसका था एक पुरुष और एक महिला, इनमें हमें युग्मक जनन करवाना है। पुरुष का जो हमने वर्ग लिया था वो ए वर्ग लिया था, तो इसके हो गए जो जीन प्रारूप आई ए और आई ए प्रकार के। महिला का जो बी वर्ग लिया था, यानी कि बी रक्त समूह था, इसके जो जीन प्रारूप बनते हैं वो लिए थे हमने आई बी और आई जीरो। अभी मैंने आई बी और आई बी से भी मैं ले सकता हूं, ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको ये वाला जीन प्रारूप से बता रहा हूं कि स्थिति कैसे बनती है। तो इनके बीच में अभी क्या संकरण करवाना, तो पहले तो युग्मक बना लो आई ए, इससे भी दो युग्मक बनते हैं आई बी और आई जीरो। चक्रबोर्ड बना लो फटाफट, ये बन गया चक्रबोर्ड। यहां पर ले लिया नर, यहां पर ले लिया मादा, तो ऊपर नर आ गया, तो नर वाला कौन सा है, पुरुष वाला आई ए। मादा के देख लो आई बी और आई जीरो, फटाफट क्रॉस करवा दो आई ए आई बी, इससे बनते हैं आई ए आई जीरो, इससे बनता है आई ए और आई जीरो। तो अपन यहाँ पर क्या देखते हैं कि आई ए और आई बी किसका बनता है, ये ए बी ब्लड ग्रुप का होता है, यानी कि ए बी रक्त समूह वाला बच्चा पैदा हुआ है। ये भी भाई ए बी रक्त समूह वाला बच्चा पैदा हुआ है। और आई ए और आई जीरो, ये भी साहब ए रक्त समूह वाला पैदा हुआ है और ये ए रक्त समूह वाला पैदा हुआ है, क्योंकि आई ए और आई जीरो और आई ए और आई जीरो किसके जीन प्रारूप कहलाते हैं, ये ए रक्त समूह के जीन प्रारूप कहलाते हैं। तो आपको कहीं पर दिख रहा है कि बी रक्त समूह कहीं पे आया है, यानी कि इस दंपत्ति के द्वारा इन जीन प्रारूप को लेकर, इन दोनों जीन प्रारूप को लेकर जो संतानें आती हैं, उनके जो रुधिर वर्ग होते हैं यानी कि रक्त समूह होते हैं, उनमें बी का कहीं पे भी नाम नहीं है। तो कितनी संतान हुई, 4 संतान होती हैं, 2 तो बनती हैं ए बी रुधिर वर्ग वाली और 2 बनती हैं ए रुधिर वर्ग वाली, यानी कि बी का तो भाई नाम ही नहीं है। बी वाला रक्त समूह वाला बच्चा तो इन दोनों व्यक्तियों से, यानी इन दोनों महिला और पुरुष से पैदा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो जो ये बच्चा जो है वो इसकी तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये पहली वाली दंपत्ति है, ये इसी का बच्चा है, ठीक है। तो इस तरह से जो पैतृक संबंधी मामले हैं उनको हल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मामले को हमने सॉर्ट आउट कर दिया, यानी कि जो ये बच्चा है हमने निर्धारित कर दिया है, इस आधार पर इन रक्त समूह के संकरण के आधार पर हमने निर्धारित कर दिया, मेंडल के नियम लगा दिए हमने कि जो ये बच्चा है ये पहली वाली दंपत्ति का होगा, दूसरी वाली दंपत्ति झूठ बोल रही है, ठीक है। तो ये वाला काम हो गया, ठीक है। अब भी आप सोचते हो कि मैंने यहाँ पर जो जीन प्रारूप लिया है वो बी का आई बी और आई जीरो ही लिया है। यदि मैं आई बी और आई बी लेकर देखता हूं तो क्या बनता है, ठीक है, ले लीजिए, अपना क्या जा रहा है देखने में, ठीक है। तो आई बी और आई बी ले लिया हमने, इससे युग्मक बनते हैं आई बी और आई बी बनेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर आई ए तो सेम टू सेम है, आई बी इसी आई की जीरो करके आई बी बना दीजिए, इससे ये सेम बन जाएगा, इससे भी ये सेम बन जाएगा। ये बात आती है यहाँ पर, तो आई ए बनेगा और क्या बनेगा, आई बी बनेगा, ठीक है। और इससे और इसमें क्या बनेगा साहब, इसमें क्या बनेगा, आई ए बनेगा और आई बी बनेगा, ठीक है। कुछ ऐसा ही है क्या, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बनते हैं इसमें क्या है, ये भी ए बी ब्लड ग्रुप वाला बन गया, ये भी ए बी ब्लड ग्रुप वाला बन गया, ए बी ब्लड ग्रुप वाला बन गया और ए बी ब्लड ग्रुप वाला बन गया। यानी कि सभी जो बच्चे पैदा होते हैं इनके ब्लड ग्रुप कौन से होंगे, ए बी प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे, ए बी प्रकार के ब्लड ग्रुप होंगे। तो इसमें भी कहीं पे भी बी ब्लड ग्रुप का नाम नहीं है, तो फिर भी बच्चा है वो इसकी साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो दोनों जीन प्रारूप से मैंने आपको बता दिया, दोनों जीन प्रारूप से बच्चा इस तरह चला जाएगा। तो आपको तो कुछ नहीं करना, जीन प्रारूप लेने, ठीक है, एक माता का एक पिता का जीन प्रारूप लेने और इसी प्रकार से संकरण करवाना है। और जिस प्रकार से बनते हैं, यानी कि यदि आ जाता है आई ए तो ए रुधिर वर्ग, या फिर आता है आई जीरो फिर भी ए रुधिर वर्ग, आई बी बी रुधिर वर्ग और आई जीरो बी रुधिर वर्ग और आई बी ए बी रुधिर वर्ग और आई जीरो ओ रुधिर वर्ग या फिर स्मॉल आई ओ रुधिर वर्ग,
ठीक है। इसमें जो I0 या फिर स्मॉल आई होता है, ये क्या होता है, ये होता है अप्रभावी समयुग्मजी। कैसा? समयुग्मजी होता है। कौन? O ग्रुप वाला। ठीक है, तो किसका परिणाम होता है? ये अप्रभावी समयुग्मजी एक जीन का परिणाम होता है O। ठीक है, इसी कारण इसमें कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अप्रभावी होता है तो इसमें ऐसा कारक, ये लक्षण अपना दिखाई नहीं पाता है, इसी कारण कोई भी इसमें प्रतिजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा, आपने पढ़ लिया कि पैतृक संबंधी मामलों को किस प्रकार से हल किया जाए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो हम पढ़ने वाले हैं अंगदान और देहदान, यानी कि ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये मैं रफ करने वाला हूं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अंगदान एवं देहदान के बारे में। देहदान, ठीक है, अंगदान को बोलते हैं ऑर्गन डोनेशन। ठीक है, और देहदान को बोलते हैं बॉडी डोनेशन। ठीक है, इसमें है कुछ नहीं है, कुछ रामायण सी दे रखी है। ठीक है, कुछ ज्ञान पेल रखा है और ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन फैक्ट इसमें आपको याद रखने। ठीक है, तो ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन ये होता क्या है? ये दोनों होते हैं किसी व्यक्ति के जीवित या मृत अवस्था के बाद अंगों, ऊतकों आदि का दान करना क्या कहलाता है? अंगदान कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ अंगदान। ठीक है, इसी प्रकार से जब पूरा कोई शरीर ही दान कर देता है, शरीर दान यानी कि देह दान कहलाता है। ठीक है, उसने अपनी पूरी की पूरी जो बॉडी है उसको क्या कर दिया? डोनेट कर दिया भाई, यानी कि दान कर दिया। ठीक है, अब इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि उनके जो अंग होते हैं वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, उनके अंग खराब हो जाते हैं। यदि उनके अंगों को समय से प्रत्यारोपित कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? प्रत्यारोपित, यानी कि बदल दिया जाए, ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, तो वो भी कैसे रह सकते हैं? वो भी क्या है? जीवित हो सकते हैं, यानी कि जिंदे रह सकते हैं। और ये कब संभव है? ये तभी संभव है कि किसी व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाए? अंगदान, यानी कि ऑर्गन को डोनेट किया जाए। क्या किया जाए? अंगदान किया जाए। ठीक है, तो अंगदान करने से क्या होता है? अंगदान करने से जो व्यक्ति मृत्यु की स्थिति में जाता है, यानी कि उसकी पूरी जिंदगी खराब हो रखी है, उसका शरीर काम नहीं करता है, उसके अंग हैं वो एक तरह से फेल हो चुके हैं। ठीक है, वो मरने ही वाला है। यदि उसको समय से दूसरा जो अंग ऑर्गन मिल जाता है, उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, उसको प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, वो अब तो वो अपनी आगे की जिंदगी खुशहाल जी सकता है। कैसे जी सकता है? खुशहाल जी सकता है। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति देह दान कर देता है, यानी कि अपना पूरा जो बॉडी है, पूरा शरीर है, उसको डोनेट कर देता है, तो एक व्यक्ति के शरीर से करीब 50 लोगों की जिंदगी संभल सकती है। यानी कि 50 लोगों की हम क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि हमारे शरीर में बहुत से अंग होते हैं, जैसे आंख होती है, आंख है, किडनी है यानी कि गुर्दे होते हैं, किडनी। इसी प्रकार से हार्ट होता है यानी कि हृदय, लीवर होता है यानी कि यकृत। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अंग और टिश्यू होते हैं जिनके द्वारा हम किसी और की जिंदगी को संभाल सकते हैं। ठीक है, क्या करके? हम बॉडी को डोनेट करके। तो बॉडी जो डोनेट की जाती है, जो अंगदान किए जाते हैं, वो मेनली तो किए जाते हैं किसी के बाद? मृत्यु होने के बाद किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये पहले ही क्या कर लिया जाता है? साइन कर लिया जाता है। साइन यानी कि लिखित में स्वीकार कर लेना, लिखित में स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति होता है वो मरने से पहले ये लिखित में स्वीकार कर लेता है 2 लोगों की गवाहियों के साथ कि भाई वो व्यक्ति अपना मरने के बाद जो अपना ऑर्गन है वो क्या कर देगा? अंग है वो डोनेट कर देगा, कि अंगदान कर देगा। इसी प्रकार से वो व्यक्ति अपना शरीर दान भी
कर सकता है। तो इसके फायदे यही हैं कि जो व्यक्ति जिन अंगों की वजह से मृत्यु के लिए चला जाता है, यानी कि वो मरने की कगार पर होता है, उसको यदि सही समय पर यदि वो अंग मिल जाते हैं और उनका ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है, यानी कि प्रत्यारोपण हो जाता है, तो वो व्यक्ति अपनी जिंदगी को आगे के लिए जी सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस अंगदान और देहदान का महत्व क्या है। तो महत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत कुछ दे रखा है आपकी बुक में, जैसे इसमें भारतीय दर्शन के बारे में बता रखा है कि जो हमारा शरीर होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, यानी कि क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा और पंच तत्व से बना शरीर। ठीक है, तो ये सुना होगा शायद, ये मैंने तो बचपन में सुना था। क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा और पंच तत्व से बना शरीर। इसका मतलब होता है, क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी यानी कि धरती, जल, पावक का मतलब होता है अग्नि, और गगन का मतलब होता है आकाश, और समीर का मतलब होता है वायु। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के 5 तत्व होते हैं। इन्हीं 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। और मृत्यु के बाद जब दाह संस्कार कर दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है, तो हमारा जो शरीर है इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। यानी कि हमारी बॉडी कोई काम की नहीं रही। हमने जिंदगी में कुछ भी किया, लेकिन मरने के बाद हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया ताकि वो लोग हमें याद रख सकें। ठीक है, और लोगों के लिए हमारा शरीर कुछ काम आ सके। इसके बजाय तो जो जानवर होते हैं, यानी कि जो पशु होते हैं, पशु वो मरने के बाद भी इंसानों के काम आते हैं, यानी कि मानव के काम आते हैं। किस प्रकार से? जो पशुओं की हड्डियां होती हैं वो भी काम आती है, उनकी खाल होती है, चमड़ा बनाया जाता है जिसके आप लोग बहुत सारे सामान वगैरह यूज में लेते हो। ठीक है, यहाँ तक कि जो वाद्य यंत्र होते हैं बजाने वाले, वो भी पशुओं की खाल से बनाए जाते हैं। तो वो कब बनाए जाते हैं? इनकी मृत्यु के बाद। लेकिन मानव ऐसा प्राणी होता है जो अपनी मृत्यु के बाद कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, वो किसी का फायदा नहीं पहुंचा पाता है। तो यही एक रास्ता होता है, यानी कि अंगदान और देहदान ही एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए जो इंसान होता है वो मरने के बाद भी जीवित रह सकता है। ठीक है, मरने के बाद कैसे जीवित रहेगा कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी आंखें दान कर दी हैं और वो आंखें किसी और जरूरतमंद के काम आ गई, यानी कि उसकी आंखों के बजाय उनको क्या ट्रांसप्लांट कर दिया गया, यानी कि उनका प्रत्यारोपण कर दिया गया। ठीक है, तो वह व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति, जो जिंदा व्यक्ति है, वो उस मरे हुए व्यक्ति की आंखों से इस दुनिया को देख सकता है। और इसी देखने के सारे जो मरा हुआ व्यक्ति है वो एक तरह से जिंदा रहता है, यानी कि मरे हुए व्यक्ति की आंखों से वो व्यक्ति देख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मरा हुआ व्यक्ति एक तरह से जिंदा है। इसी प्रकार से हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, यानी कि हृदय का प्रत्यारोपण होता है। ठीक है, यानी कि उसका जो हृदय है वो दूसरे व्यक्ति के शरीर में धड़क रहा है। इसी प्रकार से लीवर, इसी प्रकार से किडनी वगैरह भी ट्रांसप्लांट होते हैं और एक व्यक्ति मरने के बाद भी दूसरे के शरीर में जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे दर्शन में बहुत कुछ बताया गया है कि हमारे दर्शन में यह भी बताया गया है कि अंगदान को बहुत पहले से ही महत्व दिया जाता था और ये सबसे प्राचीन पुण्य का काम बताया जाता है। इसी प्रकार से ग्रंथों में भी लिखा है, जो महर्षि दधीचि थे उन्होंने राक्षसों की हत्या करने के लिए जो देवराज इंद्र थे उनको अपनी अस्थियों का क्या बना के दिया था? वज्र बना के दिया था। ठीक है, जो शस्त्र बनाया था। ठीक है, तो ये भी पुरातन काल से चला आ रहा है। तो जो अंगदान और देहदान के बहुत सारे फायदे, इसके कुछ रिकॉर्ड हैं कि जो अंगदान और देहदान उपलब्ध ना होने के कारण, यानी कि जो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो क्या इनकी अपेक्षा में, यानी कि उनको टाइम पर जो अंग, यानी कि जो उनका ऑर्गन, यानी कि अंग जो खराब हो चुका है, ठीक है, वो उनको टाइम पर नहीं मिल पाता है। जैसे किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है और इतनी प्रॉब्लम है कि हार्ट ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, यानी कि यदि उसका हृदय बदला नहीं जाएगा तो व्यक्ति मर ही जाएगा। ठीक है, तो उसको हृदय नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यदि टाइम पर उस व्यक्ति को हृदय यानी कि हार्ट मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है, उसका ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, प्रत्यारोपण कर दिया जाता है, तो उसकी जिंदगी बच सकती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ आंकड़े दे रखे हैं कि टोटल अपने ये सोचो, हमारे भारत में करीब एक वर्ष में 50,000 ऐसे लोग होते हैं जिनको हृदय की आवश्यकता होती है। कितनी? 50,000 ऐसे लोग होते हैं जिनको हार्ट ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। और हार्ट मिलते कितनी है? एक वर्ष में मिलते हैं करीब 10 से 12। ठीक है, इसी प्रकार से 50,000, तो 50,000 यकृत यानी कि लीवर की आवश्यकता होती है, जिनमें से एक वर्ष में करीब 700 जो यकृत होते हैं यानी कि लीवर ट्रांसप्लांट हो पाता है। इसी प्रकार से करीब 2 लाख किडनी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि गुर्दे की आवश्यकता पड़ती है ट्रांसप्लांट के लिए। तो उसमें से करीब 10 से 12,000, कितने? 10 से 12,000 गुर्दे ही हमें अवेलेबल हो पाते हैं। बाकी के जितने भी लोग होते हैं, तो एक आंकड़ा दे रखा है कि हमारे भारत में एक वर्ष के अंदर 5 लाख ऐसे लोग होते हैं। कितने? 5 लाख।
एक वर्ष के अंदर 5 लाख ऐसे लोग होते हैं जो किसकी वजह से मर जाते हैं, या तो उनके अंग खराब हो जाते हैं, अंग खराब हो गए, या फिर उनका जो अंग है खराब होने के बाद उनका प्रत्यारोपण नहीं किया गया, यानी कि उनको ट्रांसप्लांट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उपलब्ध नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोग डोनेट नहीं करते हैं। इसी कारण ही जो भारत सरकार ने 13 अगस्त को, कब? 13 अगस्त को अंगदान दिवस के लिए अंगदान दिवस घोषित किया था। और 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ताकि अंगदान और देहदान के लिए क्या फैलाई जाए, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाए कि भाई आप लोग सामाजिक जो कुरीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, उनसे आगे निकलिए, ठीक है, और सोचिए कि इसका क्या फायदा होने वाला है। क्योंकि लोग आज भी डरते हैं बॉडी डोनेट करने से और ऑर्गन डोनेट करने से, चाहे वो मर ही क्यों ना जाए, ठीक है। मरने के बाद उनका शरीर कुछ काम का नहीं होता है, लेकिन करीब मरने के बाद 6 से 8 घंटे के अंदर यदि कोई व्यक्ति पहले से ये साइन कर चुका होता है कि उसे अपनी आंखें डोनेट करनी है, तो मरने के बाद करीब 6 से 8 घंटे के बीच में उसकी आंखों का ट्रांसप्लांट करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो उसकी मरने के बाद उसकी आंखें हैं वो और व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दी जाती हैं, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति है वो उसकी आंखों से देख सकता है। और इसी तरह से एक और आंकड़ा जारी किया गया था कि भारत में एक वर्ष में करीब 10 लाख लोगों के ऊपर ओनली 0.8% लोग ऐसे होते हैं जो अंगदान और देहदान यानी कि अपनी बॉडी डोनेट करते हैं या फिर अपने ऑर्गन डोनेट करते हैं। तो 0.8% का मतलब है 10 लाख के ऊपर करीब 8,000 लोग। तो सोचिए कि 10 लाख लोगों के ऊपर 8,000 लोग ऐसे होते हैं जो बॉडी डोनेट करते हैं या फिर ऑर्गन डोनेट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आंकड़ा है करीब, और विदेशों में ये करीब ज्यादा है, ये करीब 10 से 30% तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो आज हमें जरूरत है यह पहल करने की, ऐसा जागरूकता अभियान चलाने की, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि मरने के बाद भी उनके अंग होते हैं वो आगे काम आ सकते हैं, ठीक है। अंग तो किसी के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं, और उसी प्रकार से जो देह डोनेट की जाती है यानी कि बॉडी डोनेट की जाती है, वो जो मेडिकल की पढ़ाई करने वाले जो कैंडिडेट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर्स वगैरह बनते हैं, उनके रिसर्च के लिए काम आती है, ठीक है। वो उस बॉडी के द्वारा आराम से हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे लोगों को उदाहरण दे रखे हैं जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपने बॉडी को भी डोनेट किया, और इसी के साथ साथ बहुत से लोगों ने अपने अंगों को भी डोनेट किया। तो उनके बारे में हम देखते हैं। तो ऐसे कौन कौन से लोग थे, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला, एक 90 साल की एक महिला थी जिसका नाम था लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल थी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज का गठन किया था, आजाद हिंद फौज, इस फौज में इन्होंने कार्य किया था, ठीक है। ये कितने साल की थी? 90 साल की थी। इन्होंने अपने कॉर्निया का डोनेट किया था। कॉर्निया होता है आंखों का, इसका मतलब इन्होंने अपनी आंखों को डोनेट किया था। दूसरे थे एक साहित्यकार थे विष्णु प्रभाकर, ठीक है। तो विष्णु प्रभाकर के जो परिजन थे, इन्होंने इनकी मृत्यु के उपरांत इनकी बॉडी को डोनेट किया था। इसी प्रकार से एक मुख्यमंत्री थे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, पश्चिम बंगाल, ज्योति बसु, इन्होंने भी अपनी बॉडी को डोनेट किया था। इसी प्रकार से नाना देशमुख, साध्वी, ऋतंभरा, और यहाँ तक कि क्रिकेटर जो गौतम गंभीर हैं, क्रिकेटर गौतम गंभीर, इनको तो आप जानते होंगे, ठीक है। साध्वी ऋतंभरा और क्रिकेटर गौतम गंभीर जो आज भी जिंदा हैं, इन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि वो मरने के बाद अपनी बॉडी को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे, यानी कि इनके मरने के बाद जो इनका जो देह है, इनका शरीर है, वो दान कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अंगदान और देहदान है और इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इनकी कमी के कारण बहुत से लोग होते हैं जो मर जाते हैं, जबकि मरने के बाद किसी का शरीर कुछ काम नहीं आता है। इसकी बजाय वो किसी के काम आए, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन है वो अंगदान और देहदान कर सकता है। तो कोई भी कर सकता है, ठीक है, कोई भी कर सकता है कि बच्चे से लेकर 90 साल का जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो भी अंगदान और देहदान कर सकता है। बच्चे के लिए तो आवश्यकता होती है क्योंकि वो 18 वर्ष से कम होता है। 18 वर्ष से कम वालों के लिए आवश्यकता होती है या तो जो माता पिता होते हैं वो स्वीकृति देंगे, या फिर जो उनके कानूनी अभिभावक होते हैं वो बच्चे के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से जो 90 साल का बुढ़ा होता है वो तो कैसे भी कर सकता है क्योंकि वो काफी बड़ा होता है, लेकिन इसमें क्या आवश्यकता होती है? मरने से पहले 2 गवाहों की, किसकी? 2 गवाहों
मरने से पहले 2 गवाहों के साथ साथ लिखित में क्या देनी पड़ती है, स्वीकृति देनी पड़ती है कि भाई मरने के बाद मेरी ये अंगें ये डोनेट कर दी जाएंगे या फिर मेरी बॉडी है वो पूरी डोनेट कर दी जाएगी। ठीक है, यदि ऐसा कोई करता नहीं है तो मरने के बाद क्या होते हैं, जो परिजन होते हैं ये उनके ऊपर पूरा अधिकार रहता है कि वे बॉडी को या अंग को डोनेट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन आती है अंगदान और देहदान के अंदर। ठीक है, ये आज हमने अंगदान और देहदान पढ़ लिया है। तो इस तरह से आपका जो बायोलॉजी वाला चैप्टर है, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान वाला जो हमारा चैप्टर है, हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए थे इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये आता है बायोलॉजी के अंदर यानी कि जीव विज्ञान के अंदर। तो ये आपका 17 नंबर का पूरा मटेरियल है वो आज आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अगली जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे मंडे से, कल तो क्या है शुक्रवार है, तो कल तो आपका टेस्ट होगा, मैंने आपको जहां तक पढ़ा दिया है। ठीक है, तो अगली जो क्लास आएगी अपनी मंडे को, जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूं केमिस्ट्री। क्या, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो केमिस्ट्री के भी 4 पार्ट दे रखे हैं यानी कि 4 चैप्टर दे रखे हैं, 5 से लगाकर 8 तक, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो ये जो टोटल मटेरियल बनता है ये बनता है 16 नंबर का। ठीक है, तो आज हमने 17 नंबर का मटेरियल कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, कल के बारे में आपको पता ही होगा कि कल आपका टेस्ट होने वाला है। मैंने आपको जहां तक पढ़ा दिया यानी कि मैंने 4 चैप्टर आपके साइंस के कंप्लीट करा दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन चैप्टर से मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं और आप अच्छे से पढ़ाई करके आओगे। ठीक है, ये मैं गारंटी लेता हूं कि मैंने आपको जहां तक और जितना पढ़ाया है उसमें से एग्जाम में ही आएगा। ठीक है, उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। यदि आपने रेगुलर और अच्छे से क्लास अटेंड की है, सारी वीडियोज अच्छे से देखी है, तो उसके बाहर आपको बिल्कुल नहीं जाएगा। मैंने छोटी से लेकर बड़ी चीज तक बहुत आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाई है। ठीक है, तो आप अच्छी से तैयारी करके आओगे कल की क्लास में, यानी कि जो कल अपना टेस्ट होने वाला है उसमें अच्छे से तैयारी करके आओगे और लास्ट में मुझे बताओगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोग भाई कैसी तैयारी कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और अपन मिलते हैं फिर कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छी तरीके से घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में यानी कि टेस्ट में। ओके, अच्छे से तैयारी करके आना। ठीक है।